कोलाइटिस की जो दवाएं समझी उनके बारे में बात करेंगे। आपने तो पूरा, क्योंकि रोज लोग सुन नहीं पाते, कहाँ से शुरू किया था हमने समझी शुरू किया था डायबिटीज से, हमने शुरू किया था बीपी से स्वामी जी, वहाँ से जाके कोलेस्ट्रॉल की दवा से लेके बुखार तक, दांतों की दिक्कत से लेके स्वामी जी अलग अलग इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन तक, बायोलॉजिकल से लेके स्वामी जी सिंथेटिक स्टेरॉइड तक स्वामी जी हमने सब देखे और देखा कि वो जो औषधियाँ हैं उनके लंबे समय के इस्तेमाल से शरीर पे कौन कौन से दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। कुछ केस में तो स्वामी जी छोटे इस्तेमाल से भी दुष्प्रभाव आने लगते हैं। उनके मुकाबले, उनके कंपैरिजन में नेचुरल हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन कैसे काम करती हैं, वही एफिकेसी बगैर किसी साइड इफेक्ट के कैसे आती है स्वामी जी, वो हमने देखा। तो ये बड़ी बात है ना। आप एलोपैथी के लिए, एलोपैथी में बुखार के लिए, सर्दी जुकाम के लिए, बीपी शुगर थायराइड कोलेस्ट्रोल के लिए और तमाम कोलाइटिस के लिए, सिर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, तमाम चीज़ों के लिए जो एलोपैथिक दवाई लेते हैं उससे ज़्यादा इफेक्टिवनेस, उससे ज़्यादा एफिकेसी बिना किसी दुष्प्रभाव के यदि आयुर्वेद किया तो फिर एलोपैथी की जहर क्यों? ये प्रश्न है। अरे आयुर्वेद अमृता नाम, आयुर्वेद का, योग का, अपने पूर्वजों के ज्ञान की विरासत का अमृत छोड़ करके जहर पिए जा रहे हैं। अब लोग जगेंगे और देश ही नहीं, याद रखना, आज स्वामी रामदेव कह रहा है, कल पूरा जमाना कहेगा, सारी दुनिया योग आयुर्वेद को, नेचुरल मेडिसिन को ही फॉलो करेगी। यही सनातन शाश्वत सत्य है। अगला तो स्वामी जी आज हम देखेंगे कोलोग्रिड के बारे में, समझेंगे कोलाइटिस के बारे में, अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में, और देखेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस ये जो बीमारी है ये कैसे बढ़ती है, कैसे पैदा होती है, इसके कारक कौन कौन से हैं, और सिंथेटिक बर्ड की जो दवाएं हैं उनके कौन कौन से क्लास हैं, किस तरीके से वो काम करती हैं, उनके लंबे समय के इस्तेमाल से दुष्प्रभाव कैसे हैं। और अगर हम कंपैरेटिव देखें, कोलोग्रिड जो यहाँ भी रखी हुई है, जो आयुर्वेद की पहली औषधि है जिसको एंट्रिक कोटेड तरीके से बनाया गया है, मतलब कि जो दवा है वो सिर्फ और सिर्फ जाके छोटी आंत में ही खुलती है और बड़ी आंत तक पहुंचती है और स्टमक में नहीं खुलती है। तो एक तरीके से टारगेटेड डिलीवरी की जो बात है आयुर्वेद में पहली बार हमने कोलोग्रिड के तौर पर देखी है। तो आज हम वो भी देखेंगे कि इनके कंपैरेटिव रेस्पॉन्स कैसे हैं, कैसे ये औषधि काम करती है और कैसे सिंथेटिक बर्ड की जो दवाएं हैं वो काम करती हैं। तो हम थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड समझे स्वामी जी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी क्या है, तो इसको शॉर्ट में यूसी भी कहते हैं। ये स्वामी जी एक कुनबा है बीमारियों को जिनको हम आईबीडी कहते हैं या आईबीएस भी कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, जिसके दो हिस्से हैं, एक क्रोन्स डिजीज और दूसरा है अल्सरेटिव कोलाइटिस। मतलब कि हमारा जो पाचन तंत्र है, मुंह से लेके जहाँ पाचन शुरू हो जाता है और गुदा तक, जहाँ तक वो पूरा चलता रहता है, उसमें कहीं भी कोई भी सूजन या इन्फ्लेमेशन आ जाए तो फिर वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहलाती है। और अगर ये सूजन की बात हम करें बड़ी आंत के बारे में, इसको कोलोन कहते हैं, बाउल कहते हैं, उसमें अगर सूजन आ जाए तो उसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। तो अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये हमारे आंतों की अच्छी नेचुरल संरचना है जो आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जहाँ मेरा भी कर्सर है। और अगर इसके अंदर जब सूजन आ जाती है तो वो कोलन अल्सरेटिव कोलाइटिस के तौर पर दिखाई देती है और ये इन्फ्लेम्ड सूजन आपको भी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो ये जो नॉर्मल आते हैं, जहाँ मेरा भी कर्सर है, बिल्कुल जैसा कि नेचर ने बनाया हुआ है, भगवान ने बनाया हुआ है, प्रकृति ने जैसे हमें बना के भेजा है, और इसके अंदर अगर सूजन आ जाती है तो ये इन्फ्लेमेशन यहाँ दिखाई देते हैं। और जैसे पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि स्लो इन्फ्लेमेशन लगभग हर एक बीमारी का कारण है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्लो से लेके बहुत सीवियर तक इन्फ्लेमेशन होते हैं और वो जो होते हैं वो फिर बहुत सारा दर्द पैदा करते हैं और बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत आती है। इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं? एक तो पेट में दर्द तो बेतहाशा होता ही है, मल के साथ रक्त भी आता है, ब्लडी स्टूल्स हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, रेक्टल पेन रहते हैं, एब्डोमिनल पेन जैसे हम बताएं वो रहते ही हैं, और अर्जेंसी टू डिफिकेट, मतलब ऐसा लगता रहता है कि बस अभी हमें टॉयलेट जाना ही है, कमोड पर बैठना ही है, पर फीलिंग ऐसी बनी रहती है। वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, थकान लगभग बरकरार सी बनी रहती है। और इसके जो सिम्टम्स हैं और इनके पीछे के जो और भी कारण हैं और जो अलग अलग सा फीलिंग भी आता है कि हाथ पैरों में दर्द होने शुरू हो जाते हैं,
म्यूकस भी आने लगता है, लिवर के अंदर दिक्कत हो जाती है, आँख के पीछे दर्द शुरू हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाते हैं। ये सब अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स भी हैं। और अगर आप देखें कि जो इसके कॉज हैं, ऐसा होता क्यों है, तो समझिए एक तो यह है कि एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, मतलब हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो हमारे शरीर के ही किसी अपने दूसरे सेल्स के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, एक अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है और इम्यूनिटी भी कुछ अलग तरीके से बिहेव करने लगती है। ऐसा अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी होता है। जेनेटिक्स भी इसके कारण है कि अगर परिवार में किसी को ये बीमारी रही है तो आगे आने वाले पीढ़ियों में भी ये बढ़ती है। डाइट बहुत बड़ा कारण है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना प्योर खा रहे हैं, कितना प्रोसेस्ड खा रहे हैं, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। और कब खा रहे हैं वो भी एक बड़ी बात है। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि दिन में एक बार खाना एक भुक्तम सदा आरोग्यम, तो वो वाली जो बात है अगर वो ठीक तरीके से बनी रहती है और हम सही टाइम पर सही खाना खाते हैं तो हमारी आंतें भी अच्छी रहती हैं, और जब आंतें अच्छी रहती हैं तो लगभग पूरे शरीर की होलिस्टिक हेल्थ बनी रहती है। लाइफस्टाइल एक और बड़ा कारण है कि अगर हम काउच पोटैटो हैं, मतलब कि फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, हमारी डेस्क जॉब है, या फिर घर में एक जगह ही बैठ के अपने प्रिय यंत्र मोबाइल के साथ बैठे रहते हैं, घूमना फिरना कम हो जाता है, तो वो भी लाइफस्टाइल पे एक इम्पैक्ट डालता है। और कोलाइटिस का एक बड़ा कारण वो भी है। और जो एक बड़ी बात मैं लास्ट टाइम कह रहा था कि जो हमारे पेन किलर्स हैं, सिंथेटिक वर्ड के जो पेन किलर हैं जिनको हम NSAIDs कहते हैं, नसेड्स कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, अगर उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, मतलब थोड़ा ही दर्द होते ही हम वो गोलियां खाना शुरू कर देते हैं, तो उससे भी हमारे पेट के अंदर दिक्कत बढ़ती है, हाथों के अंदर दिक्कत बढ़ती है और कोलाइटिस जैसी हालत आ जाती है। वायरस और एंटीजन के कारण है ही है। और एजिंग एक बड़ा फैक्टर है। अल्सरेटिव कोलाइटिस लगभग 50 साल की उम्र के बाद होने के रिस्क ज़्यादा बढ़ जाते हैं और 50 साल से 70 साल की उम्र में काफ़ी लोगों को ये दिक्कत कभी कभी बीच में आती है। अब जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, जो सिम्टम्स की हमने बात करी हैं, उनका सिंथेटिक वर्ड में क्या ट्रीटमेंट है, तो 4 बड़े क्लासेस हैं स्वामी जी। एक तो हैं जिनको हम बोलते हैं अमीनो सैलाइसिलेट, जो आप यहाँ देख रहे हैं, उसके बाद है स्टेरॉइड्स, उसके बाद है इम्यूनो सप्रेसेंट, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं, और फिर बाद में आती हैं बायोलॉजिक्स, जो हाई एंड हाई एक्सपेंसिव मॉडर्न मेडिसिन हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हम यही देखेंगे कि ये चारों दवाइयों के क्लास किस तरीके से काम करते हैं और उनके एडवर्स इफेक्ट भी कैसे होते हैं। तो अमीनो सैलाइसिलेट के बारे में देखेंगे। सल्फासेलेजीन जो काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, उसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। स्टेरॉइड में हम देखेंगे प्रेडनिसोलोन, जो थोड़े भी दिक्कत के लिए देते हैं, उनका भी देखेंगे। हाइड्रोकोर्टिसोन के बारे में भी देखेंगे, उनके मोड ऑफ एक्शन के बारे में समझेंगे। बायोलॉजिक्स की बात करें तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक इनहिबिटर्स हैं जो TNF अल्फा को ब्लॉक करते हैं, इंटरल्यूकिन सिस्टम को ब्लॉक करते हैं, वो बायोलॉजिकल एंटीबॉडीज़ हैं। और उनकी जो कॉस्ट है स्वामी जी, आप देखें मैंने यहाँ कुछ लिखे भी हैं, काफ़ी कुछ ये इम्पोर्टेड हैं, US में, यूरोप में बनते हैं, और भारत में इनकी जो कॉस्ट है वो कुछ केस में 12,500 से लेकर 24,000 पर वाइल तक जाती है, और कुछ केस में जो और हाई एंड और नई औषधियों के नाम पे आते हैं 65,000 रुपये पर इंजेक्शन तक जाती है। तो ये जो कॉस्ट हैं ये बायोलॉजिकल्स की कॉस्ट हैं, और इनके भी अपने कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव होते हैं। आज हम वो भी देखेंगे, और फिर देखेंगे कि कौन कौन से बायोलॉजिकल पाथवे को मॉड्यूलेट ये औषधियाँ करती हैं, और क्या वैसे ही सिस्टमिक चेंजेस को लाने के लिए, सिम्टमिक चेंजेस को लाने के लिए नेचुरल आयुर्वेदिक ड्रग्स भी काम करती हैं। आज हम वो भी देखेंगे। तो अगर अमीनो सैलाइसिलेट की बात करें कि ये काम कैसे करते हैं, तो ये जो औषधियाँ हैं ये बेसिकली जो इन्फ्लेमेटरी पाथवे है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। जो ल्यूकोसाइट कीमोटैक्सिस है, मतलब जो हमारे WBC हैं जो साइट पे पहुंच के डैमेज को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, वो NF कापापाई सिग्नलिंग, इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा सिग्नलिंग, उन सब का रेगुलेशन ये औषधियाँ करती हैं और स्पेसिफिक तरीके से करने का प्रयास करती हैं। एपोप्टोसिस को मैनेज करती हैं, और जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है जो एक बड़ा कारण है काफ़ी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस का, उसको भी कंट्रोल करती हैं। पर इनके अगर लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाएं तो इनके एडवर्स इफेक्ट दिखाई देते हैं, और जो बहुत कॉमन एडवर्स इफेक्ट है वो है कि सिरदर्द बन जाता है, कोल्ड और फ्लू लाइक सिम्टम्स हो जाते हैं, कमर में और घुटनों में दर्द होने लगता है, स्किन पे रैशेज आ जाते हैं, इचिंग हो जाती है, कभी कभी GI के मतलब डाइजेशन के इशू बढ़ जाते हैं, दवा तो ले रहे होते हैं,
कोलाइटिस को ठीक करने की, पर पाचन तंत्र खराब हो जाता है, खाना ढंग से पचता नहीं है, खट्टी टकारें आती रहती हैं, जलन जैसी फीलिंग आती है, और कुछ केसेस में अनप्लान्ड, अनइंड्यूस्ड और अनएक्सपेक्टेड हेयर लॉस आने शुरू हो जाते हैं। मतलब कहीं कहीं सिर के ऊपर बालों के अलग अलग हिस्से हट जाते हैं और ऐसे चकत्ते दिखाई देते हैं, जो इन औषधियों के एडवर्स इफेक्ट के तौर पर दिखाई देते हैं। अब हम बात करें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की। इसके बारे में पहले भी हमने काफ़ी बात किया है। ये स्टेरॉइड्स हैं जो लगभग अलग अलग बायोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करते हैं, पर अगर इन स्टेरॉइड की हाई डोज दी जाए तो ये जो काम कर रहे होते हैं वो तो इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं, पर जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो नर्वस सिस्टम पे हैं, जहाँ मूड स्विंग्स रहती है, जहाँ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सीजर्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इंटेगुमेटरी सिस्टम मतलब जो हमारा स्किन है, जो हमारे शरीर का आवरण तंत्र है, उसके अंदर काफ़ी स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट आते हैं। कहीं कहीं बहुत सारे बाल अचानक आ जाते हैं, एक्ने की होने की लेवल बढ़ जाती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हाइपरटेंशन हो जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम में हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, डायबिटीज़ जैसी हालत बन जाती है, इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस आने लगता है, और जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होने लगता है, और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक बड़ी बात है। हमने कोविड के दौरान भी देखा था, ऐसे लोग जिनको बहुत सारे स्टेरॉइड दिए गए, ठोक के भाव खिलाए गए, उनके अंदर इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़े थे। और हमने देखा था जो एक बीमारी आई थी कोविड के तुरंत बाद, ब्लैक फंगस डिजीज़, जो आंखों के पीछे और नाक के अंदर एक फंगस का इन्फेक्शन था, ऐसा फंगस जिससे हम आराम से रोज़ लड़ लेते हैं, पर कोविड के दौरान हमने इतने स्टेरॉइड खाए थे, हमारी इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गई थी, और छोटा ऐसा फंगस जिससे हम लड़ पाते थे उससे नहीं लड़ पाए। तो बेसिकली इन्फेक्शन होने के रिस्क स्टेरॉइड्स के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होते हैं। अब हम बात करते हैं साइक्लोस्पोरिन्स की। मतलब ये वो दवाएं हैं जो कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर के नाम से जाने जाते हैं। ये बेसिकली इम्यूनोसप्रेसेंट हैं, मतलब ये इम्यूनिटी को दबाने का काम करते हैं। कुछ केस में अगर जैसे हम बात करें ऑटो इम्यून डिजीज़ की, जहाँ इम्यूनिटी बहुत फ्लेयर अप हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, और तब ऑटो इम्यून सिस्टम भी हमारा एक्टिवेट होता है, और उसकी वजह से बीमारियों के जो अपने प्रभाव हैं वो और तेज हो जाते हैं, तो उसके लिए कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट भी दिए जाते हैं। अब ये दवा अपने तरीके से काम करती हैं, पर इनका जो एडवर्स इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सीवियर है, क्योंकि ये इम्यूनिटी को रेगुलेट करने का काम करते हैं, तो हमारे शरीर में नेफ्रोटॉक्सिटी हो जाती है, डिस्लिपिडीमिया हो जाता है, हाइपर यूरिसीमिया मतलब कि रक्त के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, कैल्कीमिया में रक्त के अंदर पोटेशियम का लेवल चेंज हो जाता है, एलोपेशिया मतलब गंजापन होने लगता है, और जिनक्लाइबर हाइपरप्लेशिया, दांत के आसपास जो हमारे मसूड़े हैं उसके अंदर सूजन आ जाती है, और वो भी ब्लीड करने लगते हैं। ये सब इम्यूनिटी को ठीक तरीके से रेगुलेट ना करने की वजह से हो जाता है। और अब लास्ट में बात करते हैं बायोलॉजिक्स के बारे में। इन्फिक्सिमैब जो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जो इस सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करती है, जहाँ TNF सिग्नलिंग है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, उसका जो पूरा एक तंत्र है, हमें उसके बारे में देख रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। और इनके भी जो अलग अलग पाथ हैं वो वेरी वेल डिफाइंड हैं, क्योंकि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बायोलॉजिकल्स हैं, पर इनका अगर लंबे समय तक इस्तेमाल करें तो जो एक रिस्क आता है वो ये है कि ट्यूबरकुलोसिस रिएक्टिवेशन, मतलब हमारे शरीर के अंदर TB के जो बैक्टीरिया हैं वो थोड़े आसपास रहते ही हैं, हमारा शरीर उनसे लड़ता रहता है। बट अभी जो कुछ डेटा हैं जो बताते हैं कि अगर बायोलॉजिक्स का बहुत लंबा इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे बैक्टीरिया जिनसे हम लड़ लेते हैं उनसे लड़ने की जो हमारी क्षमता है वो चेंज होने लगती है, और TB जैसी बीमारियां भी सिर उठाने लगती हैं। फंगल इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, ऐसे ही वायरल इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, और लिवर फंक्शन एबनॉर्मलिटी दिखी जाती हैं। कुछ केसेस में मैलिग्नेंसीज थोड़े रेयर इवेंट्स पर दिखाई देते हैं, कैंसर्स होने के रिस्क भी इन्हीं औषधियों की वजह से बढ़ जाते हैं। तो फिर हम ये कंपैरेटिव देखें, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए सिंथेटिक वर्ड की दवा हैं उनके अपने कारक तो हैं ही, पर उनके एडवर्स इफेक्ट बहुत सारे हैं, और वो जो
एडवर्स इफेक्ट हैं वो एक हाई प्राइस के साथ भी आते हैं। मतलब इनकी कॉस्ट 2000 से लेके 80,000 रुपये पर मंथ तक जा सकती है। और कुछ केसेस में तो कुछ रोगी इन दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं कि मतलब दवा फिर और ज़्यादा मात्रा में देनी पड़ती है या 2 या 3 अलग टाइप की दवाएं मिला के एक साथ देनी पड़ती हैं, तो कॉस्ट भी डबल ट्रिपल होती है और एडवर्स इफेक्ट भी उसी अनुपात में आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसके कंपैरिजन में हम देखें कि नेचुरल और हर्बल मेडिसिन कौन सी हैं, और वो है कोलोग्रिट, जो बहुत अच्छे तरीके से हमारे कोलन की हेल्थ को बना के रखती है और जो भी विकृतियां हैं उनको हटा के अच्छे तरीके से ठीक करती है और बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के साथ आती है। ये कंप्लीटली नेचुरल है, बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के है और बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से इफेक्टिव मैनेजमेंट इस बीमारी का हम इस दवा से कर सकते हैं। अब ये जो दवा है इसके अंदर जिसके मेन घटक है वो है बेल, जो हम खाते हैं, बेल जो फ्रूट आता है, बेल पत्थर जिसको वुड एप्पल कहते हैं, वो इसका एक मेन घटक है जो पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कुटज है, जीरा है, अजवाइन है, सौंफ है और गुलाब के पत्ते हैं और कपूर के पत्तों का एनरिच एक्सट्रैक्ट है। ये परम पूज्य स्वामी जी परमचंद आचार्य जी ने बहुत सोच के बहुत ही प्लान तरीके से इस फॉर्मुलेशन को डिज़ाइन किया और फिर जब इसको हमने आगे फॉर्मुलेट करके चेक किया, पाया कि इसके जो इफेक्ट हैं हमारे गट की हेल्थ के ऊपर वो बहुत ही अच्छे हैं और जो कोलाइटिस जैसी समस्या है उससे बहुत अच्छे तरीके से हम जी सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, ये आयुर्वेद की पहली एंट्रिक कोटेड टैबलेट है। इसके ऊपर ऐसी कोटिंग की गई है कि ये जाके सिर्फ छोटी आंत में ही खुलती है और दवा की जो सही डिलीवरी है, टारगेटेड डिलीवरी है, वो वहाँ में देखने को मिलती है। तो हमने इस पर बहुत सारे काम किए। डॉक्टर कुणाल भट्टाचार्य की टीम ने इस पर बहुत काम किया, हमारी केमिस्ट्री टीम ने बहुत काम किया और ये पाया कि ये जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जो हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री की टीम काम करती है, HPLC हमने किया और पाया कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो नेचर ने उन औषधियों के अंदर पैक किए हुए हैं जिससे हमने ये औषधि बनाई है। तो आप देखें वो सब स्क्रीन पर हैं और वो अच्छी मात्रा में हमें ये हर एक टैबलेट में पाए जाते हैं। अब जो एक बड़ा वाला काम था जो मैं आपसे कह रहा था, एंट्रिक कोटिंग, मतलब दवा के ऊपर ऐसा एक कोट कर देना, ऐसा एक कवर लगा देना जो जाके सिर्फ हमारी छोटी आंत में खुले। तो वो जो कवर है वो एक्चुअली pH डिपेंडेंट होता है। pH मतलब कि कितनी एसिडिटी एक एनवायरनमेंट में है। हमारा जो पेट है, स्टमक है, उसका pH 2 होता है। 2 मतलब इसे काफ़ी एसिडिक होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो हमारे पेट के अंदर बनता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, उसकी वजह से pH वहाँ का 2 रहता है और आंतों का pH लगभग 7 रहता है। तो बेसिकली हमने क्या किया, कुछ ऐसे कंपोनेंट यूज़ किए जो pH 2 पर घुलते ना हो और pH 7 पर ही घुलते हों। तो बहुत ही बेसिक सी बात थी। उन कंपोनेंट को यूज़ करके हमने औषधि के ऊपर कोटिंग कर दी और जब हम इस गोली को खा लेते हैं तो ये जाके सिर्फ हमारे छोटी आंत में खुलती है, क्योंकि वो जो कोटिंग है वो एसिडिक pH में डिजोल्व भी नहीं होती। और ये एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो मॉडर्न वर्ल्ड में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ से हमने सीख के उस प्रोसेस को नेचुरल मेडिसिन में, आयुर्वेदा में पहली बार ट्राई किया और बहुत अच्छे सक्सेस, बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कुछ सिमुलेटेड एक्सपेरिमेंट हैं। मतलब कि जो हमारे मुंह के अंदर, हमारे आंतों के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, हमने उसको अपने लेबोरेटरी में बनाया। उसको हम सिमुलेटेड फ्लूइड्स कहते हैं। मतलब सलाइवा, थूक जो हमारे मुंह में सबके अंदर है, उसको हम लैब में रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। पेट के अंदर, स्टमक के अंदर जो लिक्विड है हम उसको ठीक उसी तरीके से बनाते हैं जैसा कि नेचुरली होना चाहिए। उसके केमिकल कंपोनेंट, उसके प्रोटीन्स, उसके एंजाइम सब उसी तरीके से बनाते हैं। और उसके साथ साथ जो आंतों के अंदर फ्लूइड है वो भी हमने बनाया और ये रख के देखा कि अगर उस फ्लूइड के अंदर, आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जब हम ये गोलियां रखते हैं तो ये डिजोल्व नहीं होती हैं। और हमने उसी टाइम के लिए रखा जितनी देर हम ये भोजन अपने शरीर में रखते हैं। जैसे मुंह के अंदर बहुत से वक्त 15 सेकेंड कोई भोजन रहता है, 15 सेकेंड ये दवाइयाँ रहती हैं। और स्टमक के अंदर बहुत से बहुत 2 घंटे रहते हैं और बड़ी आंत में भी 2 घंटे रहता है जब भी कोई हम दवा खाते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर हम 15 सेकेंड को इन गोलियों को उस लिक्विड में रखें जो सलाइवा है, जो आर्टिफिशियल सिमुलेटेड सलाइवा है, तो अब देखें ये गोलियां कोई डिजोल्व नहीं होती। इनको 2 घंटे के लिए सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड में रखें तब भी ये गोलियां डिजोल्व नहीं होती, ऐसे ही बनी रहती हैं। और जब ये आगे बढ़ के आंतों के लिक्विड में चले जाते हैं, इसको
सिमुलेटेड स्मॉल इंटेस्टिनल फ्लूइड कहते हैं, जिसमें बाइल, सॉल्ट, लाइपेज और सॉल्ट सब उसी तरीके के हैं। तो आप देखें ये गोलियां डिसॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं और जो इनका कंपोनेंट है वो वहाँ रिलीज कर देती हैं और ये हमें बताती हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं जिस तरीके से इनको डिज़ाइन किया है, जिस तरीके से इनको इनकी डिलीवरी देखी गई है वो बढ़िया वाली काम कर रही है। पर घुल तो गई, पर उसके बाद उसका बेनिफिट क्या हुआ, क्या उन्होंने ऐसा किया जो हमारे हेल्थ को अच्छा कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्लेमेशन की, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। तो हमने देखा कि हम ह्यूमन मैक्रोफेजेस, मतलब जो हमारे शरीर के रक्षापंथी के पहले पहरेदार हैं, उन पे काम करके देखें तो टीएचपी सेल्स पे हमने काम किया और पाया कि जो टीएनएफ अल्फा सिग्नलिंग है, जिसके बारे में मैंने पहले भी देखा था कि जो बायोलॉजिक ड्रग्स हैं या फिर जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं वो इसी पाथवे के थ्रू जाते हैं। वो टीएनएफ अल्फा की सिग्नलिंग को, IL-6 की सिग्नलिंग को मॉडिफाई करते हैं और आप देखेंगे कोलोग्रिड भी उन्हीं पाथवे को एंगेज करती है, उन्हीं सिस्टम को रेगुलेट करती है। और जो चेंजेस हमने सिंथेटिक वर्ड की दवाओं के बारे में देखे थे वो यहाँ भी दिखाई देते हैं कि टीएनएफ अल्फा का बढ़ा हुआ लेवल कोलोग्रिड के ट्रीटमेंट से कम होता है, IL-6 का बढ़ा हुआ लेवल कोलोग्रिड के ट्रीटमेंट से कम होता है और NF कापा भी की जो सिग्नलिंग है वो भी सही तरीके से सुचारू रूप से कोलोग्रिड के ट्रीटमेंट से होने लगती है। ये एक बड़ी वाली बात है जो बताती है कि नेचुरल मेडिसिन भी उन्हीं पाथवे को कंट्रोल कर सकती हैं जिनकी वजह से बीमारी फैलती है। और जो बात आगे आती है इन्फ्लेमेशन की, ये अगर हो रहा है तो क्या ये कोलोन की सेल्स में भी हो रहा है, कि अगर हम आंतों की सेल्स पे काम करें तो हमने उन पे भी करके देखा और जो ह्यूमन कोलोरेक्टल सेल्स हैं HT29 उन पे हमने काम किया और देखा कि जो मोनोसाइट्स का एडेशन है, मतलब दो कोशिकाएं आपस में चिपकती हैं जो इन्फ्लेमेशन के दौरान आता है, अगर हम उसको नापें तो आप देखेंगे कोलोग्रिड के ट्रीटमेंट से वो कनेक्टिविटी भी अच्छे तरीके से ठीक होती है और वहाँ भी जो सेल सिग्नलिंग है, जो अलग अलग टाइप के साइटोकाइन का लेवल है, चाहे IL-1 बीटा हो या IL-8 हो, इनका बढ़ा हुआ लेवल भी अच्छे तरीके से रेगुलेट हो जाता है और वो अब बताता है कि बीमारियों को भी रेगुलेट और कंट्रोल किया जा सकता है। फिर उसके बाद बात आती है कि अगर ऐसा है तो क्या हम ऐसा कुछ फाइंडिंग भी देख सकते हैं जो सिग्नलिंग के साथ साथ इस अगले स्टेप की तरफ जाए, जहां हम दो सेल्स के इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, सेल्स के माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, और जो बात है कि अगर हम एक और तरीके से डैमेज इंड्यूस करें जिसको हम DSS कहते हैं, जिसको डेक्स्ट्रॉन डाइसोडियम सल्फेट कहते हैं, एक ऐसा इंड्यूसर है जो कोलाइटिस को पैदा कर सकता है। अगर हम वो करें तो आप देखेंगे स्वामी जी कि जब हम DSS को इंड्यूस करते हैं तो जो हमारे कोलोन की सेल्स हैं उनकी हेल्थ कम होने लगती है, जो यहाँ दिखाई दे रहा है, सेल वायबिलिटी कम हो जाती है। और जब हम इसको कोलोग्रिड के साथ देते हैं वो भी इंटेस्टाइनल फेज में डाइजेस्टेड करने के बाद, तो आप देखेंगे कि ये जो सेल्स हैं जिनकी वायबिलिटी कम हो गई थी, मतलब सेल्स मरने लगे थे, वो कोलोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंट तरीके से रिवर्स होने लगते हैं। और हमें ये देखने को मिलता है कि कोलोग्रिड के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के साथ साथ जो सेल डेथ है उसको कंट्रोल करती है और वो होने से बचाती है। और समझिए ये फाइंडिंग लेके हम एक अच्छे जर्नल के पास गए और जर्नल का नाम है फार्मास्यूटिकल्स, MDPI का जर्नल है, और हमने पहली बार ये बताया कि हर्बल मेडिसिन को भी एंट्री कोटेड किया जा सकता है। और ये जो एंट्री कोटेड हर्बल मेडिसिन कोलोग्रिड है ये बहुत रोबस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दिखाती है और जो इन विट्रो मॉडल्स हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के, वहाँ हमें अच्छी एफिकेसी दिखाई देती है। ये ऐसी वाली फाइंडिंग्स हैं स्वामी जी जो आयुर्वेद के क्षेत्र में पहली बार की गई और हमने पहली बार ये देखा कि आप एक ऐसा स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देख सकते हैं जैसा कि सिंथेटिक वर्ड में दिखाई देता है। और हमने इस फाइंडिंग को लेकर पूरा आगे गए और देखा कि ये दवा काम कैसे करती है। और जो आज हमने समझा कि जो सिंथेटिक वर्ड की दवाओं के काम करने के तरीके हैं, नेचुरल मेडिसिन भी उसी पाथवे को एंगेज करके बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद कर सकती हैं। हमने पहले देखा था चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, डिस्लिपिडीमिया हो, छोटा सा बुखार हो, दांत की प्रॉब्लम है, जोड़ों की दिक्कत है, वह सब जैसे जैसे सिंथेटिक वर्ड की दवा काम करती हैं वैसा ही रेस्पॉन्स हमें, वैसी एफिकेसी नेचुरल मेडिसिन से मिल सकती है, बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट से मिल सकती है। तो आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।